भले ही आपको केमिस्ट्री पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन ये रंगीन तालिका आपने जरूर देखी होगी जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। ऐसा जलवा रहा है पीरियोडिक टेबल का स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन अब एनसीईआरटी ने 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में से पीरियोडिक टेबल को हटा दिया है। दुनिया में ना दो टाइप के लोग हैं। एक जो चाहते हैं कि जो हमने झेला वो हमारी आने वाली पीढ़ियां ना झेलें, लेकिन दूसरे टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि हम भी पहले गए थे तो तुम भी पहले जाओ। ज़्यादातर लोग बहुत पीरियोडिक टेबल को पसंद नहीं करते क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में चीज़ों को याद करने पर बड़ा जोर रहता है, और इतनी लंबी चौड़ी अजीब से नामों वाली टेबल कोई क्यों याद करना चाहेगा। इसको याद करने के लिए ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाए गए क्रिएटिव से कि समझ नहीं आता था केमिस्ट्री की क्लास चल रही है या शायरी की। कुछ लोगों ने तो गाने वाने भी बना दिए। कह दो ना +2 हीलियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, पोटेशियम। एक तरफ तो ये फनी है, लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हमें बिना मतलब के पीरियोडिक टेबल रटवाई जाती रही। होना ये चाहिए कि हमें इसकी खूबसूरती दिखाई जानी चाहिए, इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, हमें वो कहानियां सुनाई जानी चाहिए ताकि हम इसे अप्रिशिएट कर सकें। जैसे इस पीरियोडिक टेबल के बनने के पीछे की कहानी, उसकी थॉट प्रोसेस, और इसमें एक छोटी सी संस्कृत की छुपी हुई कहानी। ध्यान से देखिए, क्या आपको इस टेबल में कहीं संस्कृत का एक भी शब्द नजर आ रहा है? नहीं, ज्यादा ध्यान से मत देखिए क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और मैं जिस टेबल की बात कर रहा हूँ वो 150 साल पुरानी असली पीरियोडिक टेबल, जिसके ऊपर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधारित है, जिसे रशियन केमिस्ट डिमित्री मेंडलीव ने तैयार किया था। आज हमारी लैबों में सुसज्जित मौजूदा पीरियोडिक टेबल इसी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पर आधारित है। अभी के माहौल के हिसाब से संस्कृत पे भी पॉलिटिक्स होती है एक लैंग्वेज के तौर पर, उसके पक्ष और विपक्ष में। तो बहुत मुमकिन है बहुत सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अभी से ही एक ओपिनियन बना लिया होगा, लेकिन मैं ये विनती करना चाहूँगा कि पूरी वीडियो देखे बिना किसी भी तरह का ओपिनियन ना बनाएं संस्कृत के इन्वॉल्वमेंट को लेकर इस पीरियोडिक टेबल में। पूरी कहानी जानेंगे। पहले शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल के कॉन्टेक्स्ट से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये कैसे निकल कर आती है। ये पूरी कहानी वहां से शुरू होती है जब लोगों ने अपने आसपास की दुनिया को क्यूरियोसिटी भरी निगाहों से देखना शुरू किया। वो समझना चाहते थे कि ये दुनिया बनी किन चीजों से है। सदियों पहले ये बुनियादी समझ बनी कि हमारे आसपास का ये फिजिकल वर्ल्ड कुछ बेसिक चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। जैसे कि ग्रीक लोग मानते थे कि सारा मटेरियल वर्ल्ड अर्थ, वाटर, एयर, फायर जैसे क्लासिकल एलिमेंट्स से बना है। यही बात प्राचीन भारत और कुछ दूसरी सभ्यताओं में भी चलती थी। एंशिएंट इंडिया में पंच तत्व का कॉन्सेप्ट था: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पुराने लोगों को ऐसा लगता था कि इस भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं वो बेसिकली इन 4-5 चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर ही बनी है। कई सदियां बीतने के बाद एल्केमी और केमिस्ट्री का विकास हुआ। वैज्ञानिकों ने केमिकल एक्सपेरिमेंट से भौतिक जगत की बुनियाद को टटोला। उन्हें यह पता चला कि हवा, पानी जैसी चीजों को भी कई दूसरे केमिकल सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है, और धीरे धीरे ऐसी चीजें पहचान में आने लगी जिन्हें और बुनियादी केमिकल एलिमेंट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। इन चीजों को केमिकल एलिमेंट्स कहा गया, यानी केमिस्ट्री के तत्व, उसका आधार, उसका बेस। आज हमें करीब 118 ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पता है और हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी काफी कुछ जानते हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के हिसाब से इन्हें एक डब्बेदार रंगीन टेबल में जमाया गया है जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आपके आसपास जो भी चीज मौजूद है वो इन्हीं एलिमेंट्स से बनी है। उदाहरण के लिए पानी, जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है। सोना, चांदी, लोहा और तांबा अपने आप में केमिकल एलिमेंट्स हैं, जबकि लकड़ी, कांच और सीमेंट कई केमिकल एलिमेंट से बने हैं। आज से 200 साल पहले तक, यानी 1800s की शुरुआत तक करीब 30 केमिकल एलिमेंट्स के बारे में ही पता था। फिर धीरे धीरे नए केमिकल एलिमेंट्स का पता चला और वो रिकॉर्ड में दर्ज होते गए। जब तक कम एलिमेंट्स के बारे में पता था तब तक तो ठीक था, लेकिन 19वीं सदी में बहुत सारे नए केमिकल एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए। ऐसे में इन्हें कायदे से जमाने की जरूरत महसूस हुई। कई लोगों ने केमिकल एलिमेंट्स की टेबल बनाने की कोशिश की, लेकिन सबसे सक्सेसफुल तरीका मेंडलीव ने इजाद किया। मेंडलीव के काम की खूबसूरती और यूजफुलनेस समझने के लिए 150 साल पुरानी कहानी में चलना होगा। उसी कहानी में ये संस्कृत वाला एंगल भी छुपा हुआ है। 1860 का दशक था। रूस का एक लड़का यूरोप से अभी रिसर्च करके अपने देश वापस लौटता है। लड़के का नाम है दिमित्री मेंडलीव। रशिया लौटते ही वो नौजवान प्रोफेसर बन जाता है। प्रोफेसर मेंडलीव सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को उनके लेक्चर मुश्किल लगते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। केमिस्ट्री बिखरी हुई जटिल सी पहेली मालूम हो रही थी। मेंडलीव को लगा कि मौजूदा केमिकल एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोई ढंग का सिस्टम नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ढंग से। केमिस्ट्री से माथा फटने का एक बड़ा फैक्टर ये भी है। तो साल 1868
दशक के आसपास मेंडलीव केमिस्ट्री पर एक किताब लिखने में लगे थे। इसी किताब की रिसर्च के दौरान वो एलिमेंट्स को एक ढांचे में डालने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल निकल कर आती है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेंडलीव ने एक लिस्ट ही तो बनाई थी, एक सूची बना दी एलिमेंट्स की और उनको टेबल में बना लिया जैसे भी, तो उसके लिए क्या इतना अटेंशन मिल रहा है, मतलब ऐसा क्या ही किया है मेंडलीव ने। इसके लिए जो पीरियोडिक शब्द है उसमें इसकी टेबल की असली खूबसूरती छुपी हुई है। जब मेंडलीव ने ये टेबल तैयार की तब तक 63 केमिकल एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। मेंडलीव से पहले लोगों ने दो तरीके से इन एलिमेंट्स को जमाने की कोशिश की। या तो उन्हें एटॉमिक वेट के हिसाब से जमाया, यानी किस एलिमेंट में एटम का वजन कितना है उसके हिसाब से, या फिर उन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से जमाया गया, यानी जिन तत्वों के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते थे उन्हें एक साथ रखा गया। मेंडलीव ने इन दोनों चीजों को कंसीडर करके अपनी टेबल में एलिमेंट्स को जमाया। इस टेबल में एक क्रम में बढ़ते हुए एटॉमिक वेट था और दूसरा पैटर्न उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का था। प्रॉपर्टीज मतलब किस एलिमेंट का स्वभाव कैसा है, क्या वो मेटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या गैस के फॉर्म में, वो कितनी आसानी से रिएक्ट करता है, कितने तापमान में कोई एलिमेंट पिघल जाता है, ये सब उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। उस टाइम पर बहुत सारे एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह की भी खोज नहीं हुई थी, एटम को भी उतना बारीकी से नहीं देखा गया था। मेंडलीव और उस समय के वैज्ञानिकों को जो प्रॉपर्टीज पता थी उन्होंने उसे उसके हिसाब से जमाया। मेंडलीव ने एलिमेंट्स की जो टेबल तैयार की उसे पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि उसके जड़ में पीरियोडिसिटी का फंडा है। पीरियोडिसिटी मतलब एक अंतराल में चीजों का रिपीट होना। एलिमेंट्स के बारे में एक खास बात यह है कि उनकी प्रॉपर्टीज में एक पीरियोडिक पैटर्न है। एटॉमिक वेट के क्रम में जमाने पर कुछ एलिमेंट्स में गुण रिपीट होते नजर आते हैं। एक साइंटिस्ट को ये म्यूजिक की तरह लगा। जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इसके आगे सा से फिर दोबारा शुरू हो जाता है, वो दूसरे सुर होते हैं, लेकिन दोबारा यही पैटर्न रिपीट होता है, सारे गामा पाधानी वाला। इस चीज को इंग्लिश में ऑक्टेव्स कहा जाता है। इस म्यूजिकल पैटर्न को देखते हुए इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स ने केमिकल एलिमेंट्स के लिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। उनका कहना था कि अगर केमिकल एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के मुताबिक अरेंज किया जाए तो म्यूजिक की तरह 7 एलिमेंट्स के अंतराल में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का पैटर्न उभरता नजर आता है। ये बात पूरी तरह सही नहीं थी, क्योंकि हर 7 एलिमेंट्स के बाद ये पैटर्न रिपीट होता नहीं नजर आता है। तब तो खासकर नहीं, क्योंकि तब सारे एलिमेंट्स डिस्कवर भी नहीं किए गए थे। लेकिन एलिमेंट्स में एक अलग तरह की पीरियोडिसिटी छुपी हुई थी जो मेंडलीव की टेबल में बेहतर नजर आती है। इस टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से जमाया गया है और इनमें वर्टिकल लाइंस यानी ग्रुप्स में जो एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज काफी मिलती जुलती हैं। मेंडलीव ने यह टेबल कैसे बनाई, इसके पीछे कई सारी कहानियां चलती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेंडलीव ताश के एक खेल से काफी प्रेरित थे जिसका नाम है सॉलिटेयर। इसमें भी ताश के पत्तों को एक तरह के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सीक्वेंस में जमाना होता है। तो ऐसा हुआ कि मेंडलीव ने उस समय जो करीब 63 एलिमेंट्स पता थे उनके नाम के कार्ड्स तैयार किए और हर एलिमेंट के ये कार्ड पे उनके एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज लिख ली गई। मेंडलीव हर जगह अपने साथ ये कार्ड लेकर जाते थे। एक सुबह ये हुआ कि नाश्ते के बाद मेंडलीव इन कार्ड्स को लेकर बैठते हैं और उन्हें अरेंज करने की कोशिश करने लगते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को खोजते हुए। कुछ देर बाद उन्हें एक ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन वो कार्ड्स में इतने मगन हो गए कि ट्रेन तो छूट गई और अगले 3 दिन और रात एक करके वो एलिमेंट्स की गुत्थी को सुलझाने में लगे रहे। फिर उन्हें कस के नींद आई 3 दिन बाद और वो सो गए। एक कहानी का वर्जन ऐसा है कि उस कस की नींद में उन्हें एक सपना आया बेहतरीन सा, और इस सपने में वो सारे कार्ड्स बेहतरीन तरीके से अरेंज हुए नजर आए उन्हें। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने वो टेबल तैयार की जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। पता नहीं ये सपने वाली कहानी सच है या नहीं है, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बहुत सही थी। इस टेबल में एलिमेंट्स अपने वजन और प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किए गए थे। उस टाइम पर कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने भी ऐसी पीरियोडिक टेबल्स बनाई थी, लेकिन इस टेबल की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि मेंडलीव ने कुछ जगहों पर गैप छोड़े हुए थे, खाली स्थान जिन्हें भरा जाना बाकी था, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी तब खोज भी नहीं हुई थी। कमाल की बात यह है कि मेंडलीव ने खाली जगहों के आसपास जो एलिमेंट्स थे उनके हिसाब से इन खाली जगहों के एलिमेंट्स के बारे में काफी कुछ अनुमान लगाए थे कि उनका एटॉमिक मास कितना होगा, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी। इन अनजान एलिमेंट्स की खोज ना होने तक मेंडलीव ने उन्हें कुछ नाम भी दिए थे और ये नाम संस्कृत पर आधारित थे। सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में जहां मेंडलीव प्रोफेसर थे वहां ओरिएंटल स्टडीज का भी एक विभाग था। उसमें संस्कृत के एक स्कॉलर थे ओटो वॉन बॉटलिंग। बॉटलिंग ने 7 वॉल्यूम वाली संस्कृत जर्मन डिक्शनरी तैयार की थी। 2 वॉल्यूम एडिशन में पाणिनि की संस्कृत ग्रामर को भी पब्लिश करवाया था। मेंडलीव से इनकी दोस्ती होती है और यहाँ से उनके ऊपर संस्कृत का प्रभाव पड़ता है, और इसलिए जब उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में उन गुमनाम एलिमेंट्स के नाम रखने की कोशिश की तो उन्होंने किसी यूरोपियन भाषा को नहीं चुना, उन्होंने लैटिन और ग्रीक की जगह संस्कृत को चुना। उदाहरण के लिए इस टेबल में एल्यूमिनियम के आगे एक एलिमेंट की जगह खाली छूटी है। मेंडलीव ने उस अजनबी एलिमेंट का नाम रखा एका एल्यूमिनियम। लिखा कि इसका एटॉमिक मास 68 होगा और इसके साथ
एका एल्यूमिनियम की कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी अंदाजा लगाया। संस्कृत में 1, 2, 3 ये गणित के नंबर 1, 2, 3 के लिए यूज होते हैं। तो एका एल्यूमिनियम के शुरू में लगा एक यहाँ से आया। जैसे राजाओं और राजकुमारों के नाम होते हैं ना, सूर्यवर्मन, सूर्यवर्मन प्रथम, सूर्यवर्मन द्वितीय, वैसे ही मेंडलीव ने कहा कि एल्यूमिनियम राजवंश का वारिस जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, यानी जिस एलिमेंट की अभी तक खोज नहीं हुई है, उसका नाम अभी फिलहाल के लिए एका एल्यूमिनियम रख देते हैं और उसका ये मास होगा, इतनी डेंसिटी होगी, वगैरह वगैरह। मेंडलीव के टेबल बनाने के कुछ साल बाद इन्हीं गुणों वाले एक एलिमेंट की खोज होती है और उसका नाम रखा जाता है गैलियम। इसे आप आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम के ठीक नीचे देख सकते हैं। मेंडलीव ने एका एल्यूमिनियम के बारे में जो अनुमान लगाए थे वो गैलियम के बारे में लगभग सही निकलते हैं। इसी तरह मेंडलीव ने एका बोरॉन और एका सिलिकॉन के लिए भी जगह खाली छोड़ी थी। बाद में इनकी भी खोज होती है और ये स्कैंडियम और जर्मेनियम नाम से जाने जाते हैं। अपनी टेबल में इन खाली जगहों को छोड़ना मेंडलीव की सबसे बड़ी खासियत थी। ये एक बड़ी वजह है जिससे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को बम्पर स्वीकृति मिली और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आधार बनी, क्योंकि इस टेबल में इवॉल्व होने और अपनी अज्ञानता को भरने की गुंजाइश खाली छोड़ी गई थी। अगर इसे उसी म्यूजिक वाली एनालॉजी से देखें तो जिन म्यूजिकल नोट्स को तब तक किसी ने सुना नहीं था, मेंडलीव के संगीत में उन सुरों के लिए भी जगह खाली छूटी थी। मेंडलीव के काम की खूबसूरती यह है कि उससे केमिस्ट्री के बढ़ते शोर को संगीत में पिरोने वाला नजरिया निकल कर आया और आगे चलकर जब 101वें केमिकल एलिमेंट की खोज होती है तो सम्मान में उसका नाम मेंडलीवियम रखा जाता है। ये कहानी और फिलॉसफी है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार मेंडलीव ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमको फिर भी याद नहीं होती, फालतू में सिलेबस बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ बना के चले गए मेंडलीव। तो याद करने के लिए नहीं है पीरियोडिक टेबल, वो रेफरेंसिंग के लिए बनाई गई है। जैसे किताब का इंडेक्स या बिब्लियोग्राफी होती है ना पीछे, वो याद थोड़ी करते हैं आप, वो उस किताब को आसानी से व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ सकें, इसलिए होती है। केमिस्ट्री में यही काम पीरियोडिक टेबल का है कि व्यवस्था रहे एक, ताकि आप व्यवस्थित तरीके से केमिस्ट्री को समझ और पढ़ सकें। अभी एनसीईआरटी ने क्या सोच के इस पीरियोडिक टेबल को हटा दिया है सिलेबस से, मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूलों में अगर इसे पढ़ाया जाना है तो रटवाने का कोई तुक नहीं बनता है। इस खूबसूरती को, इन पैटर्न्स को जो पीरियोडिक टेबल में छुपे हुए हैं, जिनके बारे में मैंने चर्चा नहीं की क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए असलियत में। पीरियोडिक टेबल में जो संस्कृत वाला एंगल है, उसमें रिसर्च करने के दौरान मुझे एक और इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिला। ये आर्टिकल अमेरिकन साइंटिस्ट में छपा है और इसका टाइटल है द ग्रामर ऑफ एलिमेंट्स। इसे 2 स्कॉलर्स ने मिलकर लिखा है, एक केमिस्ट्री के स्कॉलर और एक संस्कृत के। इस आर्टिकल में एक और स्टेप आगे जाकर ये पॉइंट रखा गया है कि जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की, वो संस्कृत के लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर पर इंस्पायर्ड थी। इसमें बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। तो इनके आर्ग्यूमेंट्स भी कुछ दिए इन्होंने, मुझे वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए, ना ही इससे जुड़े कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मिले। मैं समझता हूँ कि ये व्हाट्सएप के टाइम में ऐसा कहना थोड़ा सा, ये आर्टिकल को देख के आगे बढ़ा दिया जाएगा कि वेदों से निकली है पीरियोडिक टेबल या ऋषियों ने बना दी थी पहले। तो इस तरह की खींचातानी नहीं करनी है, जो है उसको उतने तक ही समझना है। याद रखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये शिवलिंग और रेडियो एक्टिविटी वाली वीडियो भी अच्छी लगेगी, इसे ज़रूर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए, एंगेज करिए। और आर्टिकल का और दूसरे रेफरेंसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कुछ मज़ेदार वीडियोज़ भी हैं, उन्हें चाहें तो आप देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न बस्ता कंधों पे, बदन पे कपड़े ना, है निकले धंधों पे किताबों के झगड़े ना।